अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर नंबर 26 है और हम ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन को जो है हमने स्टार्ट किया हुआ है। आज के हमारे ऑब्जेक्टिव्स ये हैं कि सबसे पहले हम प्रीवियस लेक्चर की रिवीजन करेंगे और नेक्स्ट में हम फिर उसको प्रोसीड करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने यूज़र इंटरफेस एनालिसिस स्टार्ट किया था, तो उसमें हमने सबसे पहले 4 एलिमेंट्स की डिस्कशन की थी कि जब भी हम ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस को डिज़ाइन करते हैं तो हमारे सामने 4 एलिमेंट्स होते हैं। तो पहला एलिमेंट है यूज़र्स का, कि ये वो वाले यूज़र्स हैं जिन्होंने अल्टीमेटली आपके सॉफ्टवेयर को यूज़ करना है। सेकंड नंबर पे हमारे पास वो टास्क हैं जो कि यूज़र अमूमन परफॉर्म करेंगे ताकि वो अपने काम को कंप्लीट कर सकें। तीसरी बात हमने डिस्कस की थी कंटेंट की। कंटेंट, जब वर्ड कंटेंट का आता है तो इसका मतलब ये है कि कंटेंट मींस ये टेक्स्ट भी हो सकता है, वीडियो भी हो सकती है, ऑडियो भी हो सकती है और इमेजेस भी हो सकती हैं। तो वो कौन सा ऐसा कंटेंट है जो आपने अपने सॉफ्टवेयर के ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस पे आपने प्रेजेंट करना है। इसके अलावा वर्किंग इन्वायरमेंट की भी हम बात करेंगे, आल्दो कि ये बहुत ज़्यादा इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लग नहीं रहा, लेकिन वर्किंग इन्वायरमेंट को जब हम डिटेल से डिस्कस करेंगे तो वहाँ से आपको काफ़ी इसकी इम्पोर्टेंस का पता लगेगा। तो लास्ट लेक्चर में हमने यूज़र एनालिसिस में सबसे पहले हमने बात की थी कि हम कोशिश करेंगे कि यूज़र का जो मेंटल मॉडल है उस तक पहुँचा जाए। तो यूज़र का मेंटल मॉडल कौन सा होता है कि हर एंड यूज़र किसी भी सिस्टम को इस्तेमाल करने से पहले उसका इमेज अपनी ब्रेन में ड्रॉ करता है। अगर तो प्रपोज सिस्टम उस इमेज के करीब तरीन होगा तो वो उसको बहुत अच्छे तरीके से एक्सेप्ट करेगा, लेकिन अगर उसके मेंटल मॉडल जो उसने खुद से बनाया होता है इमेज, अगर उसके करीब तरीन नहीं होगा तो ऑब्वियसली उस सिस्टम को वो इतने अच्छे तरीके से इस्तेमाल नहीं करेगा। तो हमने ये डिस्कस किया था कि हम यूज़र के मेंटल मॉडल तक कैसे पहुंच सकते हैं। तो हम यूज़र के साथ इंटरव्यूज़ करते हैं और प्रोटोटाइप बेस्ट इसमें जो है हमारे पास टूल होता है कि यूज़र के मेंटल मॉडल तक पहुंचा जाए, क्योंकि प्रोटोटाइप तो हमने यूज़र के कहने पे ही बनानी होती है। यूज़र को एक वर्किंग मॉडल मिलता है तो यूज़र खुद ही बताता है कि कौन से बटन की प्लेसमेंट कहाँ पर होनी चाहिए, कौन सी कलर स्कीम होनी चाहिए, कितनी लाइट होनी चाहिए, कौन सा टेक्स्ट होना चाहिए, उसका साइज़ क्या होना चाहिए। इसके अलावा उसके कोर फंक्शनैलिटीज़ कौन सी हैं और कोर फंक्शनैलिटी में से किस सीक्वेंस में सबसे पहले फंक्शनैलिटी होनी चाहिए। तो इससे हमें काफ़ी हद तक पता लग जाता है कि यूज़र के मेंटल मॉडल तक पहुंचना हमारे लिए आसान हो जाता है। दूसरी चीज़ हमने सेल्स इनपुट की कही थी कि सेल्स पर्सन्स जो कि ग्रॉस एंड रूट लेवल पे लोगों के साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, तो अगर आपका सॉफ्टवेयर एक ऐसा है जो कि कोई प्रोडक्ट को सेल कर रहा है या उसको फैसिलिटेट कर रहा है, तो सेल्स पर्सन जो होते हैं वो हमारे लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे देते हैं कि एंड यूज़र क्या सोचता है आपके सॉफ्टवेयर के बारे में या क्या सोचेगा। इसके अलावा मार्केटिंग पर्सन्स जो पहले से ही डिफरेंट कैंपेन्स चला रहे होते हैं, अपनी एड्स को एडवर्टाइज़ कर रहे होते हैं, उसको यूज़र की काफ़ी नेचर का पता होता है, तो वहाँ से भी हमें इंफॉर्मेशन मिल जाती है। और फोर्थ ऐसे पर्सन्स होते हैं सपोर्टिंग स्टाफ, कि आपका जब भी कोई कंपनी जो है वो अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करती है तो एक सपोर्टिंग स्टाफ भी रखती है, या इसको कस्टमर केयर सेंटर भी कह सकते हैं, कि अगर कस्टमर्स को अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो वो कस्टमर केयर सेंटर पे आते हैं, अपनी प्रॉब्लम को एड्रेस करते हैं और उसका सलूशन दिया जाता है। तो जो सपोर्टिंग स्टाफ होता है उसको एक्चुअल जो यूज़र्स की प्रॉब्लम आ रही होती है उसकी काफ़ी उनके पास नॉलेज होता है, तो हमें सपोर्ट पर्सन से भी काफ़ी जो है वो हेल्प मिल जाएगी। इसके अलावा हमारे पास एक चेक लिस्ट थी जिसमें हमने 13 क्वेश्चंस जो है वो किए थे, कि अगर इन 13 क्वेश्चंस के आंसर अगर हमें मिल जाएं तो हमें ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन करने में काफ़ी हेल्प मिल जाएगी।
जैसे हमारे पास पहला क्वेश्चन था कि आप के जो एंड यूज़र्स हैं वो ट्रेन प्रोफेशनल्स हैं कि नहीं हैं, उनकी एजुकेशन कितनी है, क्या वो सिस्टम को ख़ुद से लर्न करेंगे या उनको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, उनके पास कीबोर्ड फ़ोबिया तो नहीं है, अगर कीबोर्ड फ़ोबिया है तो आपको माउस की ज़्यादा सपोर्ट देनी पड़ेगी। और इसके अलावा उनकी एज कौन सी है, अगर ज़्यादा एज के लोग हैं तो हमें आइकन्स बड़े देने पड़ेंगे, क्योंकि अमूमन 35 इयर्स या 40 इयर्स के बाद आई साइट की भी प्रॉब्लम होती है। और इसमें अगर कोई जेंडर प्रीडोमिनेट है, यानी कि अगर फ़ीमेल की क्वांटिटी ज़्यादा है या मेल्स की क्वांटिटी ज़्यादा है, तो वहाँ से भी हमें पता लग जाएगा कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस किसको ज़्यादा एड्रेस करेगा। इसके अलावा हमने देखा था कि वॉलंटियर्स जो हैं हमें क्या मिल जाएंगे, जो हमारे सिस्टम को डेवलप करते हुए या ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस को एवेलुएट करते हुए हमारी हेल्प करेंगे। इसके अलावा हमें देखना पड़ेगा कि जिस कंपनी की हम सॉफ्टवेयर बनाने जा रहे हैं उनकी वर्किंग आवर्स कौन से हैं, क्या हमारा सॉफ्टवेयर जो है वो डे टाइम में इस्तेमाल होगा कि रात के वक्त होगा, और अगर डे टाइम में होगा तो हम कलर स्कीम भी उसी तरीके से करेंगे, और अगर रात के वक्त ज़्यादा इस्तेमाल होगा तो फिर हमें ब्राइट कलर्स जो है वो लाइट कलर्स जो है वो इस्तेमाल करने पड़ेंगे। इसके अलावा हमें ये भी पता होना चाहिए कि हमारा जो सिस्टम है क्या वो इंटीग्रल पार्ट होगा या एग्जिस्टिंग सिस्टम का पार्ट होगा, या हमारा सिस्टम एक नया सिस्टम है पहले इस्तेमाल नहीं हुआ। इसके अलावा हम देखना चाहेंगे कि हमारे जो यूज़र्स हैं उनकी अमूमन कौन सी स्पोकन लैंग्वेज है, उर्दू है, पंजाबी है, सिंधी है और बलोची है, या हमारे पश्तून है, कौन सी लैंग्वेज डोमिनेट करती है। और इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि अगर यूज़र्स मिस्टेक कर लेता है तो ज़्यादा नुकसान ना हो, उसको अनडू किया जा सके। आपके सॉफ्टवेयर के ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में ये फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि यूज़र्स अगर मिस्टेक कर भी लेता है तो ज़्यादा नुकसान ना हो, हम उसको अनडू कर सकें। क्योंकि कोई भी सॉफ्टवेयर बनता है तो उसके जो यूज़र्स होते हैं वो हमेशा मिस्टेक ज़रूर करते हैं। इसके अलावा हमने ये चीज़ें देखी थी कि इंटरफेस के बिहाइंड जितनी भी टेक्नोलॉजी है उसको हमने जो है वो अपने एंड यूज़र से हाइड करके रखना है, उसको बिल्कुल सामने नहीं रखना कि गलती से कोई इम्पॉर्टेंट फ़ाइल जो है वो यूज़र से जो है वो डिलीट ना हो जाए। इसके अलावा हमने टास्क सीक्वेंस की बात की थी कि एक यूज़र है, उसने एक टास्क परफॉर्म करना है तो वो किस सीक्वेंस में करेगा, उसकी क्या हायरार्की होगी। ये चीज़ें जो है वो हमें ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में जो है वो करनी पड़ती हैं। इसके अलावा यूज़ केसेस से भी हमें काफ़ी आइडिया हो जाएगा कि एक एंड यूज़र किस तरीके से जो है वो कौन कौन से टास्क परफॉर्म करना चाह रहा है, किस सीक्वेंस में करना चाह रहा है, सक्सेसफुल सिनेरियो कौन सा होगा, अल्टरनेट सिनेरियो कौन कौन से होंगे। इसके अलावा हमने डिस्कस किया था कंटेंट एनालिसिस का। तो कंटेंट एनालिसिस जो है वो इन फैक्ट हमारे जो कंटेंट डिस्प्ले होगा वो किस किस्म के होंगे, क्योंकि अगर लोअर मैनेजमेंट है तो आपको डिटेल से इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी इन टर्म्स ऑफ रिपोर्ट्स, लेकिन अगर आप ने टॉप मैनेजमेंट को अगर कोई इंफॉर्मेशन देनी है तो इन टर्म्स ऑफ ग्राफिकल डिस्प्ले आपको देना पड़ेगा। और आपका सॉफ्टवेयर जो है वो किसी न किसी डेटाबेस के साथ जो है वो अटैच होना चाहिए, ताकि आपकी जो इंफॉर्मेशन है उसको सेव किया जा सके और रिट्रीव किया जा सके, ताकि आप डिफरेंट रिपोर्ट्स जो है वो जनरेट कर सकें। आज के जो हमारे जो टॉपिक है वो ये है कंटेंट एनालिसिस गाइडलाइन। तो जब भी कंटेंट की बात आएगी तो कंटेंट मींस या तो टेक्स्ट हो सकता है, वीडियो हो सकती है, ऑडियो हो सकती है, इमेजेस हो सकते हैं, इसको हम कंटेंट कहते हैं। आर वेरियस टाइप्स ऑफ डाटा असाइन टू कंसिस्टेंट लोकेशन ऑन द स्क्रीन, फोटोज ऑलवेज इन अपर राइट कॉर्नर। तो अमूमन आप जो ज़्यादातर जो आपके पास इमेजेस होते हैं वो राइट कॉर्नर पे आप करते हैं। अगर आपने कोई लोगो भी अपनी कंपनी का जो है वो इसमें डिस्प्ले करना है तो वो आप अपर राइट कॉर्नर को ही ज़्यादा चूज़ करते हैं। आर द यूज़र्स एबल टू कस्टमाइज द स्क्रीन लोकेशन फॉर कंटेंट।
तो दिस इज़ अनदर क्वेश्चन कि आपको ये फैसिलिटी देनी पड़ेगी कि कस्टमाइजेशन की फैसिलिटी देनी पड़ेगी। तो कस्टमाइजेशन क्या होती है कि यूज़र अपने मुताबिक स्क्रीन को चेंज कर सकता हो, उसके थीम्स को चेंज कर सकता हो, उसकी लैंग्वेज को चेंज कर सकता हो, अपने मुताबिक जो है वो बैकग्राउंड का इमेज चेंज कर सकता हो। इज़ प्रॉपर ऑन द स्क्रीन आइडेंटिफिकेशन असाइन टू ऑल द कंटेंट। तो क्या आप जो है जितना भी आपके कंटेंट आपके जो है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में है, तो क्या वो प्रॉपर स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, उसकी असाइनमेंट हो रही है कि नहीं हो रही, उसकी अरेंजमेंट सही हो रही है कि नहीं हो रही। कैन लार्ज रिपोर्ट्स बी पार्टीशन फॉर ईज़ ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो सिर्फ रिपोर्ट्स को जनरेट करना ही काम नहीं है, आपने ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में ये फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है कि वो जो रिपोर्ट्स जनरेट हो रही हैं, अगर बहुत बड़ी रिपोर्ट है तो एक ही स्क्रीन के ऊपर उसकी रीडेबिलिटी एक इशू होती है। अमूमन बड़ी जो रिपोर्ट्स आप जनरेट करते हैं तो उसको जूम करने की आप उसमें फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे, या उस रिपोर्ट को आप पार्टीशन कर देंगे 2 या 3 पेजेस में, और जूम के थ्रू आप जो कंटेंट्स हैं जो बारीक जो है वो बहुत ज़्यादा बारीक नज़र आ रहा है, ईज़िली उसको व्यू किया जा सके। आर मैकेनिज़म्स अवेलेबल फॉर मूविंग डायरेक्टली टू समरी इंफॉर्मेशन फॉर लार्ज कलेक्शंस ऑफ डाटा। क्या आपने ऐसा मैकेनिज़्म दिया हुआ है कि अगर आपने किसी जो है वो समरी, अगर आपने कोई इंफॉर्मेशन की समरी लेनी है तो क्या आप का जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है क्या वो ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि नहीं करता। इस ग्राफिकल आउटपुट स्केल टू फिट विद इन द बाउंड्स ऑफ द डिस्प्ले डिवाइस दैट इज़ यूज्ड। अब यहाँ पर भी 1-2 इश्यूज़ आ जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप सॉफ्टवेयर बनवाते हैं डेस्कटॉप कंप्यूटर्स के लिए, तो अगर वही सॉफ्टवेयर या वेबसाइट अगर आप एक्सेस करना चाहें अपनी मोबाइल डिवाइस में, तो क्या वो सारे इमेजेस, क्या वो सारा डिस्प्ले आपकी मोबाइल डिवाइसेस पे की स्क्रीन पे फिट हो सकता है। या अगर कोई लैपटॉप के ऊपर उसको व्यू करना चाहे, या अगर वो टैब डिवाइसेस पे व्यू करना चाहे, तो क्या आपका सॉफ्टवेयर या वेब एप्लीकेशन क्या वो प्रॉपरली इतनी कॉन्फ़िगर्ड है कि वो उसके ऊपर फिट हो सके। हाउ इज़ कलर यूज टू इन्हेंस द अंडरस्टैंडिंग। तो फिर आपने कलर स्कीम किस तरीके से इंट्रोड्यूस करवानी है। बाज़ औक़ात बैकग्राउंड का कलर और टेक्स्ट का कलर जो होता है वो तकरीबन मोर और लेस सेम हो जाता है, जिससे वो प्रोमिनेंट नहीं होता। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर बैकग्राउंड ब्लैक कलर है तो उसके ऊपर अगर आप कंटेंट वाइट कलर का देंगे तो वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होगा। येलो कलर के ऊपर अगर आप कंटेंट ब्लैक कलर का देंगे तो वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होगा। ब्लू कलर भी येलो कलर के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है। तो फिर आपको कलर स्कीम के बारे में जो है वो देखना पड़ेगा कि आपने कौन सी कलर स्कीम जो है वो इसमें इंट्रोड्यूस करवानी है जिसमें प्रॉपरली डिस्प्ले हो सके आपके कंटेंट को। हाउ आर द एरर मैसेजेस एंड वार्निंग प्रेजेंटेड इन ऑर्डर टू मेक दैम क्विक एंड ईजी टू सी एंड अंडरस्टैंड। तो जब भी कोई सॉफ्टवेयर बनता है या वेब एप्लीकेशंस बनती हैं, तो अगर उसमें अगर आपने एंड यूज़र को कोई अलर्ट मैसेज देना है या एरर मैसेज देना है, दैट शुड बी इन अ प्रोमिनेंट वे। प्रोमिनेंट वे कैसे होता है, रेड कलर एक ऐसा कलर है जो कि ह्यूमन इंटेंशन जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से ह्यूमन इंटेंशन हो जाती है। इफ़ देर इज़ समथिंग रॉन्ग यू विल यूज़ द रेड कलर। इफ़ देर इज़ अ गुड न्यूज़ यू विल यूज़ द ग्रीन कलर। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने एक अकाउंट जनरेट किया है और अकाउंट सक्सेसफुली जनरेट हो गया, तो आप रेड कलर में उसका मैसेज नहीं देंगे, वो आप ग्रीन कलर में मैसेज देंगे। और अगर देयर इज़ समथिंग रॉन्ग तो फिर आप रेड कलर में जो है उसको मैसेज देंगे, ताकि यूज़र्स को पता लग सके कि यहाँ पर
कोई एरर मैसेज है या कोई वार्निंग का मैसेज है। अब हम बात करेंगे वर्किंग एनवायरनमेंट की। तो वर्किंग एनवायरनमेंट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। वैसे तो ये देखते ही लगता है कि वर्किंग एनवायरनमेंट का ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस से क्या ताल्लुक़ है। तो इन तमाम क्वेश्चन के आहिस्ता आहिस्ता हमें आंसर मिलते जाएंगे। सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स नीड टू बी डिज़ाइन टू फिट इनटू द वर्क एनवायरनमेंट। तो ये रेड कलर में लिखा हुआ है कि आपकी जो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट है वो उस वर्किंग एनवायरनमेंट के लिए फ़िट होनी चाहिए, अदरवाइज़ दे मे बी डिफ़िकल्ट और फ्रस्ट्रेटिंग टू यूज़। तो अगर आप वर्किंग एनवायरनमेंट के मुताबिक जो है अगर एडजस्ट नहीं करते तो ये हमारे लिए काफ़ी मुश्किल हो जाएगा और लोग फ्रस्ट्रेट भी होंगे। फैक्टर्स टू कंसिडर इंक्लूड टाइप ऑफ लाइटिंग, कि आपका जो वर्किंग एनवायरनमेंट है, अगर कोई बेसमेंट है और आप ने जिस कंपनी के लिए ये सॉफ्टवेयर बनाना है और वो बेसमेंट में है, तो बेसमेंट में लाइटिंग अगर कम है तो फिर आपको उस लिहाज से अपने बैकग्राउंड कलर्स जो है वो चूज़ करने पड़ेंगे। डिस्प्ले साइज़ एंड हाइट। अब डिस्प्ले हाइट साइज़ और हाइट जो है वो भी काफ़ी रोल प्ले करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक एटीएम मशीन है, तो एटीएम मशीन भी एक सॉफ्टवेयर है, उसके अंदर एक सॉफ्टवेयर जो है वो उसके अंदर रन करता है। एटीएम इटसेल्फ एक फैसिलिटी है, एक हार्डवेयर है जिसके अंदर सॉफ्टवेयर जो है वो चल रहा होता है, जिसके थ्रू आप जो है वो अपने अकाउंट से पैसों का विड्रॉल करते हैं। तो अब अगर आप उस एटीएम मशीन का साइज़ देखें तो उन्होंने एक अप्रोप्रिएट वे में कीबोर्ड उसके ऊपर प्लेस किया होता है और उसकी जो स्क्रीन साइज़ होता है वो भी अप्रोप्रिएट होता है। तो जो डिस्प्ले और हाइट होती है वो रोल प्ले करती है। अब एटीएम मशीन को एक ऐसे पर्सन ने भी यूज़ करना है जो कि जिसकी हाइट कम है, और एक ऐसे पर्सन ने भी यूज़ करना है जो कि हाइट जिसकी बहुत ज़्यादा है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा हाइट वाले लोगों के लिए करेंगे तो जो छोटे हाइट वाले लोग हैं ऑब्वियसली उनके लिए उसको ऑपरेट करना मुश्किल होगा। तो फिर आपको एक अप्रोप्रिएट हाइट और साइज़ की सिलेक्शन करनी पड़ेगी कि तमाम जितने भी लोग हैं, चाहे उनकी हाइट ज़्यादा है चाहे उनकी हाइट कम है, वो इसको इस्तेमाल कर सकें। कीबोर्ड साइज़, हाइट एंड ईज़ ऑफ यूज़। अब यहाँ पर भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वैसे तो देखने में ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं लगती। फॉर एग्ज़ाम्पल इन टर्म्स ऑफ एटीएम मशीन, मैं एटीएम मशीन की ज़्यादा बात करूँगा क्योंकि उसमें हाइट बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है, उसमें कीबोर्ड ज़्यादा रोल प्ले करता है। आपने देखा होगा कि एटीएम मशीन के जो कीपैड है उसमें जो बटन्स हैं कंपैरेटिवली वो बड़े होते हैं, उनका साइज़ बड़ा होता है और एक बटन के दूसरे बटन के दरमियान में स्पेस ज़्यादा दी जाती है। और अगर आप कीबोर्ड पे देखें, अपने कंप्यूटर के कीबोर्ड में देखें, की जो होती है उसका साइज़ भी छोटा होता है और वो बहुत करीब करीब होते हैं। और बाज़ औक़ात ये भी होता है कि हम किसी एक की को दबाने लगते हैं तो किसी दूसरी की के ऊपर जो है वो गलती से जो है आप प्रेस कर लेते हैं। लेकिन एटीएम मशीन में इन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है क्योंकि अमाउंट अगर आप 3 की जगह 9 कर देते हैं या 3 की जगह 5 कर देते हैं तो वो आपके लिए काफ़ी मुश्किल होगी, उसके लिए आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। इसलिए जो कीबोर्ड का साइज़ है वो इस तरीके से रखा जाता है कि कीज़ जो है उसका साइज़ भी बड़ा हो और 2 कीज़ के दरमियान भी स्पेस होनी चाहिए ताकि मिस्टेक ना हो सके। माउस टाइप एंड ईज़ ऑफ यूज़। अब यहाँ पर माउस एक आम सी चीज़ है। अगर आप बड़ा माउस अगर इस्तेमाल करते हैं तो आपका हाथ जल्दी से थक जाता है, लेकिन अगर आप वही माउस का साइज़ अगर कम कर देते हैं तो हमारा जो वर्किंग हैंड है वो इतना ज़्यादा जल्दी थकता नहीं है। सराउंडिंग नॉइस। अब यहाँ पर भी सराउंडिंग नॉइस की बात करते हैं कि अगर आपने कोई एरर मैसेज देना है, अगर कोई ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस इस्तेमाल कर रहा है और अगर आपने कोई एरर मैसेज देना है तो अगर जहाँ पर
आपका सिस्टम जो है वो इंस्टॉल हुआ है, उसके इर्द गिर्द अगर बहुत ज़्यादा नॉइस है तो हो सकता है अगर आपका एंड यूज़र अगर कोई मिस्टेक कर लेता है तो फिर आप क्या करेंगे, आप जो नॉइस है उसकी ज़्यादा रखेंगे, अलर्ट मैसेज की जो नॉइस है वो ज़्यादा रखेंगे ताकि सराउंडिंग नॉइस को वो डोमिनेट कर ले। इसी तरह नेक्स्ट आ जाता है स्पेस लिमिटेशन फॉर द कंप्यूटर एंड यूज़र, कि आपने जो यूज़र्स के लिए जो इस्तेमाल करना है, आपके यूज़र ने जो आपके सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करना है उसकी अपनी वर्किंग स्पेस कितनी है, वो क्या छोटी स्पेस पे वो जो है वो इसको इस्तेमाल करेंगे या बड़ी स्पेस पे करेंगे। वेदर और अदर एटमॉस्फेरिक कंडीशंस, अगर कंडीशन में बहुत ज़्यादा मॉइस्चर है तो आपका जो हार्डवेयर है ऑब्वियसली वो ज़्यादा रस्टी हो जाएगा, उसमें ज़्यादा मॉइस्चर आ जाएगा और आपकी जो डिलीवर किया हुआ है सॉफ्टवेयर वो भी अफेक्ट करेगा। टेम्परेचर और प्रेशर रिस्ट्रिक्शंस ये भी अफेक्ट करती हैं आपके हार्डवेयर के ऊपर। टाइम रिस्ट्रिक्शंस, व्हेन, हाउ फास्ट एंड फॉर हाउ लॉन्ग, तो आपका सिस्टम जो है वो कितनी टाइम इस्तेमाल जो है वो किया जाएगा, क्योंकि टाइम के साथ साथ आपके सिस्टम की जो है परफॉर्मेंस वो कम होनी शुरू हो जाती है। तो ये ना हो कि बहुत ज़्यादा जो वर्किंग आवर्स जो हैं वो हाई वर्किंग आवर में आपका सॉफ्टवेयर बिल्कुल ही काम करना छोड़ दे, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मार्क होगा। इसके बाद हम बात करेंगे यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन की। यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन इज़ एन आइट्रेटिव प्रोसेस। तो आइट्रेटिव प्रोसेस का मतलब ये है कि आप एक चीज़ डिलीवर करते हैं, फिर उसको दोबारा री एग्ज़ामिन करते हैं, रिफ़ाइन करते हैं, फिर उसको डिलीवर करते हैं, फिर अगर कोई उसमें प्रॉब्लम्स आ जाती हैं या कोई नई फंक्शनैलिटी ऐड होती है, फिर आप उसको उसमें वो फंक्शनैलिटी ऐड करते हैं, फिर आप उसको डिलीवर करते हैं। तो बेसिकली आप आइट्रेशन में काम कर रहे हैं। तो इंटरफेस डिज़ाइन भी आइट्रेशन में काम करने का ही नाम है। अगर आप विंडोज़ की बात करते हैं तो विंडोज़ में सबसे पहले हम विंडो 98 आई, एक्सपी आई, फिर हमारे पास विस्टा आई, विंडो 8 आई, 10 आई, 10.1 आई। तो हर आइट्रेशन के ऊपर आपने देखा है कुछ नए आइकन्स भी ऐड हुए, कुछ पहले आइकन्स को रिफ़ाइन किया गया, नई फंक्शनैलिटीज़ ऐड हुई। तो ये एक आइट्रेटिव प्रोसेस है वेयर ईच आइट्रेशन एलेबोरेट एंड रिफाइंस द इंफॉर्मेशन डेवलप इन द प्रीसीडिंग स्टेप्स। तो हर आइट्रेशन में हम इस चीज़ को रिफ़ाइन करते हैं, पहले से बेहतर जो है वो हम इसको डिलीवर करते हैं। जनरल स्टेप्स फॉर यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन, कौन कौन से इस वक्त स्टेप्स अवेलेबल हैं। यूजिंग द इंफॉर्मेशन डेवलप्ड ड्यूरिंग यूज़र इंटरफेस एनालिसिस डिफाइन द यूज़र इंटरफेस ऑब्जेक्ट्स एंड एक्शन। तो जब हम एक्शन की बात करेंगे तो हम बात करेंगे ऑपरेशंस की, कि उसने क्या काम करना है। आपके इंटरफेस के ऊपर कौन कौन से इस वक्त ऑब्जेक्ट्स आप डिस्प्ले करेंगे, कि किन किन ऑब्जेक्ट्स को इस्तेमाल करते हुए कौन कौन से एक्शन परफॉर्म हो सकते हैं। मैं फेसबुक की एग्ज़ाम्पल देता हूँ क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स तो फेसबुक और सोशल मीडिया से ज़्यादा फेमिलियर होते हैं। तो हमारे सामने एक ऑब्जेक्ट होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास सेंड मैसेज का एक ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर एक लेटर बना होता है, जो कि एक रियल वर्ल्ड मेटाफॉर है। हमारे रियल वर्ल्ड के ऑब्जेक्ट्स से मिलते जुलते उन्होंने उसके आइकन्स बनाए होते हैं जो कि इंट्यूटिव नेचर के हैं। तो होता ये है कि हमारे सामने ये एक ऑब्जेक्ट है, देखते ही पता लग जाता है कि अगर हमने कोई मैसेज सेंड करना है तो हम इस तरीके से कर सकते हैं। तो उस ऑब्जेक्ट को हम प्रेस करने के बाद उसका क्या ऑपरेशन परफॉर्म होगा, हम मैसेज सेंड करेंगे। डिफाइन द इवेंट्स, यूज़र एक्शन दैट विल cause the state of the user interface to change, model this behavior। तो आपके सामने
जो है एक इवेंट, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने फ़ाइल को क्लिक किया तो एक इवेंट जनरेट हुआ। इस इवेंट के जनरेट होने से क्या हुआ, एक हमारे पास ये ड्रॉप डाउन मेन्यू आ गया। तो फाइल के ऊपर क्लिक करना हमारा एक एक्शन हो गया और एक्शन के अगेंस्ट एक बिहेवियर आ गया। बिहेवियर क्या हुआ कि ये एक ड्रॉप डाउन मेन्यू हमारे सामने आ गया। तो इसको हम कहते हैं बिहेवियरल मॉडल। डिपिक्ट ईच इंटरफेस स्टेट एज इट विल एक्चुअली लुक टू द एंड यूज़र। तो फिर हमें बताना पड़ेगा कि जब हम फाइल को क्लिक करेंगे तो एंड यूज़र को क्या नज़र आएगा। तो एंड यूज़र मैं हूँ इस वक्त, तो मुझे क्या नज़र आ रहा है, एक ड्रॉप डाउन मेन्यू नज़र आ रहा है, एक लिस्ट नज़र आ रही है जिसमें डिफरेंट ऑप्शंस हैं। इंडिकेट हाउ द यूज़र इंटरप्रेट्स द स्टेट ऑफ द सिस्टम फ्रॉम इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड थ्रू द इंफॉर्मेशन। तो इंटरप्रेट का मतलब है कि हमने तर्जमा करना है, हमारे जहन में उसकी क्या मीनिंग्स होते हैं। तो हमें बताना पड़ेगा कि चूँकि मैंने इस सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करने की कोई ट्रेनिंग तो नहीं ली हुई, लेकिन मुझे कैसे पता लगा कि फ़ाइल को क्लिक करने से मैं डिज़ायर इन्फॉर्मेशन तक पहुंच सकता हूं। तो एक हमने यहाँ पर एक वर्ड इस्तेमाल किया कि फ़ाइल से रिलेटेड जितने भी टास्क हैं वो इधर आ जाएंगे। अगर कोई चीज़ एडिट करनी है तो उससे रिलेटेड ये चीज़ें आ जाएंगी। ये मेरी इंटरप्रिटेशन है। व्यू से रिलेटेड अब मैंने क्लिक नहीं किया, लेकिन मुझे पहले से ही मेरी इंटरप्रिटेशन है या मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि जब मैं व्यू को क्लिक करूँगा तो क्या होगा कि मैं इसको जूम कर सकता हूँ, इसको मिनिमाइज़ कर सकता हूँ, इसकी सिचुएशन को चेंज कर सकता हूँ। तो अगर आप ये देखें मोर और लेस तकरीबन वही चीज़ें जो है वो यहाँ पर नज़र आ रही हैं। तो क्या हो रहा है कि मैं इंटरप्रिटेशन कर रहा हूँ कि सिस्टम की, कि सिस्टम किस तरीके से जो है वो मैं इंटरेक्ट कर सकता हूँ। ड्यूरिंग all of these steps the designer must always follow the 3 golden rules। तो जब भी हमने ये डिज़ाइन बनाना है तो हमने क्या करना है कि जो डिज़ाइनर है वो 3 गोल्डन रूल्स को जो है वो हमेशा फॉलो करे। मॉडल हाउ द इंटरफेस विल बी इम्प्लीमेंटेड। तो एक्चुअल जो हम बनाएंगे तो फिर हमें डिस्क्राइब भी करना पड़ेगा कि हम इसको एक्चुअल इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे। कंसीडर द कंप्यूटिंग इन्वायरमेंट, डिस्प्ले टेक्नोलॉजी, ऑपरेटिंग सिस्टम, डेवलपमेंट टूल्स दैट विल यूज़ दिस सिस्टम। तो अब यहाँ पर कंप्यूटिंग इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा चीज़ें आ जाती हैं। एक है वर्किंग इन्वायरमेंट, एक है कंप्यूटिंग इन्वायरमेंट। तो वर्किंग इन्वायरमेंट और कंप्यूटिंग इन्वायरमेंट दोनों में फ़र्क होता है। जब हम वर्किंग इन्वायरमेंट की बात करते हैं तो हम बात करेंगे कि एंड यूज़र किस तरीके से किस इन्वायरमेंट में काम करता है, उसके सामने हार्डवेयर किस किस्म का होना चाहिए, उसका डिस्प्ले कैसा होना चाहिए, उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए, उस प्लेस का टेम्परेचर कितना है, कोई ज़्यादा मॉइस्चर तो नहीं है। ये एक वर्किंग कंडीशन होती है जिसमें वर्किंग करते हैं। दूसरी बात आ जाती है कंप्यूटिंग इन्वायरमेंट की। तो कंप्यूटिंग का वर्ड कंप्यूट से निकला है। तो कंप्यूट करना, किसी को कैलकुलेट करना, एक ऐसा इन्वायरमेंट जिसमें कैलकुलेशन होती है। इसमें आपके ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो इन्वॉल्व हो जाते हैं। इसके अलावा डेवलपमेंट टूल्स इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो डेवलपमेंट टूल्स कौन से होते हैं? जिसमें आपका सॉफ्टवेयर बनता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने एक सॉफ्टवेयर बनाया है तो आपको कोई इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन की ज़रूरत होती है जिसमें आप ये सॉफ्टवेयर बनाते हैं। तो कंप्यूटिंग इन्वायरमेंट का भी आपने ख्याल रखना है। अब आपका सिस्टम जो है, अगर आपका सॉफ्टवेयर है तो वो अगर विंडोज़ 10 के ऑपरेटिंग सिस्टम पे बहुत अच्छा चल रहा है जो कि आपके पास इंस्टॉल है, लेकिन एंड यूज़र अगर एक्सपी यूज़ कर रहा है या विस्टा यूज़ कर रहा है तो आप गारंटी नहीं दे सकते कि उसका कंप्यूटिंग इन्वायरमेंट आप जैसा है। वैसे अगर देखा जाए तो कंपनी तो सेम है, ऑपरेटिंग सिस्टम तो मोर और लेस वही है विंडोज़, लेकिन कंप्यूटिंग इन्वायरमेंट डिफरेंट है हमारा। क्योंकि अगर आपका एंड यूज़र विस्टा पे बैठा हुआ है, यानी कि विंडोज़ विस्टा के ऊपर है,
तो उसका कंप्यूटिंग इन्वायरमेंट पुराना है, उसकी फंक्शनैलिटीज़ कम थी, उस वक़्त सपोर्ट कम थी। तो आप जिस जब आप सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, आपका जो कंप्यूटिंग इन्वायरमेंट है वो विंडो 10 है और विंडो 10 के ऊपर फुल सपोर्ट है, नई फंक्शनैलिटी भी ऐड हो चुकी हुई है। उसका डिस्प्ले एज़ कम्पेयर टू विस्टा डिफरेंट होगा। आपके पास लेटेस्ट ब्राउज़र्स हैं, ब्राउज़र्स में भी डिस्प्ले डिफरेंट होते हैं। तो इन चीज़ों का जो है वो कंप्यूटिंग इन्वायरमेंट का हमें ख़्याल रखना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। होपफुली इस लेक्चर की मदद से आपकी काफ़ी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि हम ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में कितनी ज़्यादा चीज़ों का हम ख्याल रखते हैं। टेक केयर